और एक क्वेश्चन यहां से आ जाता है। आज जो हम पढ़ेंगे उसमें से एक सवाल आता है, या फिर जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे उसमें से भी एक सवाल आने की पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, इनर्ट गैस आपका फिनिश हो चुका है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। फजल आप लास्ट क्लास में नहीं थे, मैंने ये सिलेबस के बारे में बता दिया है। ठीक है, चलिए बेटा यहां आते हैं कि 4:45 की टाइम यार 5 बजे कर दिया था, मैं खाना खाने लगा था यार। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन चैप्टर, हर एक लाइन एनसीईआरटी का फिर से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हाइड्रोजन चैप्टर में बेटा सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दी गई है कि हाइड्रोजन चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला है। आप खोल लो एनसीईआरटी, अपने सामने रख लो, फटाफट से जाओ और एनसीईआरटी लेके आओ क्लास 11th का, और उसमें ये वाली एनसीईआरटी होगी क्लास 11th की, और इसमें आपको हाइड्रोजन चैप्टर आपको मिलेगा, है ना। हाइड्रोजन चैप्टर आपको स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पेज से। इनर्ट गैस के लिए कितना पेज छोड़े बेटा? 2 से 2.5 से 3 पेज छोड़ दें आप, हो जाएगा। आइए दोनों साइड मिला के 3 पेज। आइए इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बता दें, जो हाइड्रोजन है ये यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। ठीक है, इट इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। हाइड्रोजन क्या है? इट इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट। हाइड्रोजन इज मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स। ठीक है ना, इसका सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है। हाइड्रोजन का सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर है इसका, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है ना, उसका कंफिगरेशन हम कैसे लिखते हैं? 1s1। 1 का मतलब ये फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है, और s1 का मतलब है कि सर उसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। ठीक है ना, ये एक फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है और केवल एक इलेक्ट्रॉन इसमें पाया जा रहा है। ठीक है, तो सामने बता दो कि इस हाइड्रोजन में क्या क्या होता है। तो सर कंसिस्ट ऑफ एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन एंड एक न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, और बेटा यहां पे कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन की सबसे खास बात होगी। ठीक है, तो कंसिस्ट ऑफ एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, 0 न्यूट्रॉन। अच्छा एक और बात बता दूं, एलिमेंटल फॉर्म में जो हाइड्रोजन होता है वो H2 गैस में रहता है। देखो ना, केवल एक इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल नहीं है। भाई स्टेबल कैसे होगा? जब ये डुएट बन जाए, हीलियम की तरह इनर्ट गैस बन जाए। तो समझना कि सर ये जो है एलिमेंटल फॉर्म में कैसे, मतलब एलिमेंटल फॉर्म का मतलब ये नेचर में कैसे मिलेगा? एलिमेंटल फॉर्म में इट एग्जिस्ट्स एज डाइहाइड्रोजन। बेटा H2 गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता रहता है ना। हाइड्रोजन की ये इंट्रोडक्शन है। जब हाइड्रोजन चैप्टर खोलोगे यही 4 पॉइंट है, इसके बाद आप पढ़ के रह जाओ, एक पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा पूरे एनसीईआरटी में। हाइड्रोजन में द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स है, सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर है 1s1, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, 0 न्यूट्रॉन है इसमें। एलिमेंटल फॉर्म में बेटा ये H2 गैस में रहता है। क्लियर है? क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, चलिए जैसे ही हम यहां पे आगे आ गए हैं, आ जाते हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना, हाइड्रोजन आपके पास आ गया है, अब आते हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। आइए हाइड्रोजन के बाद जैसे ही हम यहां पे गए, दिस इज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की हम बात करें। सर कई प्रॉपर्टीज तो ऐसी हैं जो हाइड्रोजन को बताती है कि सर ये अल्कली मेटल है, और कई प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो हाइड्रोजन को बताती है कि सर ये हाइड्रोजन है, ग्रुप 17 की तरह है। अभी उसी पे बात करेंगे कि क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, इस s1 है, लास्ट इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है, मतलब ये अल्कली की तरह है। सर देखोगे यहां पे कि चूंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है बेटा वो क्या है? दिस इज 1s1। और आपको अल्कली मेटल का भी कॉन्फ़िगरेशन पता होगा। अल्कली मेटल का भी तो कॉन्फ़िगरेशन होता है। सर अल्कली मेटल का कॉन्फ़िगरेशन बताओ, उसका भी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns1 होता है ना। तो सर यहां से, इस पॉइंट से तो पता लगता है कि हाइड्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप 1। इस पॉइंट से पता लगता है कि हाइड्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप 1। अच्छा अब देखना दूसरा पॉइंट, हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि स्टेबल हो जाए? तो सर हाइड्रोजन को अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन दे दूं, डुएट बना लेगा, हीलियम बना लेगा, स्टेबल हो जाएगा। उसी तरह जितने भी हैलोजन है उसको भी तो एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो वो ऑक्टेट कंप्लीट होकर स्टेबल हो जाएगा। हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन देने से स्टेबल हो रहा है, हीलियम बन जाता है। हैलोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन देने से इनर्ट गैस बनकर स्टेबल हो जाता है। यहां पे लिखो दूसरा पॉइंट कि हाइड्रोजन नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम इनर्ट गैस। हाइड्रोजन में बेटा एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इनर्ट गैस बनने के लिए। इनर्ट गैस कौन सा बनता है? हीलियम। समझ में आया? क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे आ जाते हैं। हैलोजन ऑल्सो, जो आपका हैलोजन है, हैलोजन इसमें भी इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम इनर्ट गैस। ठीक है ना, हैलोजन में भी इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम इनर्ट गैस। तो इस हिसाब से पहला पॉइंट देखोगे तो सर हाइड्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप 1। दूसरा पॉइंट देखोगे तो हाइड्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप 17। हाइड्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप 1, और दूसरा पॉइंट देखोगे तो हाइड्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप 17। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? समझ में आया? चलिए अब आते हैं। सर एक और बात बोलो, हाइड्रोजन जो है वो H+ आयन बनाता है। ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, खट से H+ आयन बना लेगा। तो सर H+ बन रहा है, H+1 आयन बन रहा है। उसी तरह अल्कली भी तो M+1 आयन बनाता है, मोनोवैलेंट बता रखा था क्या? सर यहां पे देखो, हाइड्रोजन लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म यूनिपॉजिटिव आयन। हाइड्रोजन जो है बेटा वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है टू फॉर्म यूनिपॉजिटिव आयन। यूनिपॉजिटिव यानी कि ब्रैकेट में लिखो मोनोवैलेंट। यूनिपॉजिटिव यानी कि ब्रैकेट में लिखो मोनोवैलेंट आयन लाइक ग्रुप 1। यूनिपॉजिटिव यानी कि मोनोवैलेंट आयन लाइक ग्रुप 1। उसी तरह
जो आपके हैलोजन होते हैं, जो सॉरी लाइक ग्रुप 1, उसी तरह जो आपका हाइड्रोजन है वो H माइनस भी तो बनाता है। हाइड्रोजन की टेंडेंसी वो +1 भी बनाता है, -1 भी बनाता है। लेकिन हाइड्रोजन पे आपको याद है X माइनस, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। समझ आ गया? यहां पे आ जाओ, हाइड्रोजन एक्सेप्ट्स 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म यूनिनेगेटिव आयन। यूनिनेगेटिव आयन H माइनस है ना, यहां पे यूनि पॉजिटिव आयन H प्लस बनता है, यूनिनेगेटिव आयन H माइनस आयन, लाइक ग्रुप 17। लाइक ग्रुप 17 तो देखोगे कुछ प्रॉपर्टी तो ऐसे हैं जो कह रहा है कि ग्रुप 1 की तरह है, कुछ प्रॉपर्टी ऐसा है जो कह रहा है ग्रुप 17 की तरह है, फिर से ग्रुप 1 की तरह है, फिर से ग्रुप 17 की तरह है। ठीक है ना? उसी तरह जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप जो आपका हाइड्रोजन है वो हैलोजन की तरह मैच करता है। आइए लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी के मद्देनजर देखें तो हाइड्रोजन जो है बेटा वो क्या है, फिर से हाइड्रोजन इज अगेन लाइक इनर्ट गैस। लिखते हैं कि इन टर्म्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए इट रिजेंबल्स विथ, इन टर्म्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी जो आपका हाइड्रोजन है H, इन टर्म्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन रिजेंबल्स विथ हाइड्रोजन। इन टर्म्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन रिजेंबल्स विथ हाइड्रोजन। इन टर्म्स ऑफ वो एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन आयोनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन रिजेंबल्स विथ हाइड्रोजन। वन सेकंड ना, फटाफट लिखिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज इन टर्म्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन रिजेंबल्स विथ हाइड्रोजन। अब आ जाओ कि सर क्यों ऐसा कहा आपने? लिथियम का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, इन टर्म्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी जो लिथियम का आयोनाइजेशन एनर्जी है वो है 520 किलो जूल पर मोल। लिथियम का आयोनाइजेशन एनर्जी वो है 520 किलो जूल पर मोल, और जो आपका फ्लोरीन का है आयोनाइजेशन एनर्जी वो है 1680 किलो जूल पर मोल। ये इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है, यहां पे लिख भी लो इसको ताकि बाद में याद रहे कि सर, लेकिन जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का भी आपके पास 1312 किलो जूल पर मोल। इन टर्म्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन रिजेंबल्स विथ हाइड्रोजन। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन रिजेंबल्स विथ हाइड्रोजन। क्लियर है? चलिए उसी तरह कि सर हाइड्रोजन जो है X2 की तरह मॉलिक्यूल बनाता है। हाइड्रोजन फॉर्म्स डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन फॉर्म्स H2 जो कि क्या है आपके पास, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन फॉर्म्स H2 डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक हैलोजन। हैलोजन भी तो आपके पास X2 बनाता है, F2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, I2 हो गया। अब यहां तक आपने देखा कि सर हैलोजन की कुछ प्रॉपर्टी है जो ग्रुप 1 की तरह बता रहा है, हैलोजन हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टी है जो ग्रुप 17 यानी कि हैलोजन की तरह बता रहा है। सो हाइड्रोजन इज बेसिकली डिफरेंट इन बिहेवियर। हाइड्रोजन कुछ डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, कभी तो ग्रुप 1 कभी तो ग्रुप 17 की तरह, इसीलिए इसको सेपरेटली पीरियोडिक टेबल में रखा गया है। तो लिखो यहां पे कि सो हाइड्रोजन इज यूनिक इन बिहेवियर, सो हाइड्रोजन इज यूनिक इन बिहेवियर एंड हेंस इट इज सेपरेटली प्लेस्ड, एंड हेंस इट इज सेपरेटली प्लेस्ड इन पीरियोडिक टेबल। इसीलिए बेटा पीरियोडिक टेबल में सेपरेटली प्लेस किया गया है, सबसे टॉप में लेफ्ट हैंड साइड में अलग से उसको रख दिया गया, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज ग्रुप 1 की तरह है, कुछ प्रॉपर्टी ग्रुप 17 की तरह है। अभी भी हाइड्रोजन कहां होना चाहिए ग्रुप 1 की ग्रुप 17 में डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि अभी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो ग्रुप 1 की तरह है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो ग्रुप 17 की तरह है। तो ये हाइड्रोजन का डिफरेंट एंड यूनिक बिहेवियर है, इसीलिए इसको पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले कोने में रख दिया गया, सेपरेटली पीरियोडिक टेबल में रख दिया गया है। कोई क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए अब आ जाओ यहां पे कि सर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं। अभी तक हमने देखा कि सर हाइड्रोजन का इंट्रोडक्शन, फिर हमने देखा कि हाइड्रोजन की कहां पे रखा जाए ग्रुप 1 में कि ग्रुप 17 में। अब यहां पे आते हैं आइसोटोप पे और फिर चलेंगे डाई हाइड्रोजन यानी कि H2 गैस पे। तो आइए आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन की चर्चा करें कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं। तो बेटा आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन यानी कि 3 होते हैं। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन बेटा देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। पहला हो जाएगा आपके पास बेटा प्रोटियम, द फर्स्ट वन इज प्रोटियम, सेकंड वन इज ड्यूटेरियम एंड थर्ड वन इज ट्रीशियम। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है ना। फर्स्ट वन इज बेटा आपके पास आइसोटोप आ जाएगा प्रोटियम, सेकंड वन आपके पास क्या आ जाने वाला है ड्यूटेरियम, एंड थर्ड वन आता है आपके पास ट्रीटियम या ट्रीशियम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। प्रोटियम जो होता है ये होता है 1H1, जो आप देखते हो हाइड्रोजन वो इसी है, यही है जो आपको बोला ना 1s1 कर दो, ये वही है। ड्यूटेरियम में बेटा न्यूट्रॉन बढ़ जाता है यानी कि 1H2 हो जाता है, मास नंबर बढ़ गया यानी कि न्यूट्रॉन बढ़ गया। उसी तरह ट्रीशियम में थोड़ा और न्यूट्रॉन बढ़ गया, थोड़ा और मास नंबर बढ़ गया। भाई हाइड्रोजन में जो हम बोल रहे थे ना कि उसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, वो प्रोटियम की बात कर रहे हैं। अगर हम ड्यूटेरियम की बात करें तो वहां पे देयर इज 1 न्यूट्रॉन, और अगर हम ट्रीशियम की बात करें तो देयर आर 2 न्यूट्रॉन। जो नेचर में आपको मिलता है वो यही प्रोटियम है। जो आप हाइड्रोजन की बात कर रहे हो वो यही प्रोटियम है। दिस इज प्रीडोमिनेंट
प्रीडोमिनेंट इन नेचर। ये यही है बेटा प्रीडोमिनेंट इन नेचर। ठीक है, चलो लिख लिया आपने प्रीडोमिनेंट इन नेचर, मोस्ट एबंडेंट आइसोटोप। बहुत बढ़िया सर। ये जो ड्यूटेरियम है इसको हम हेवी हाइड्रोजन भी बोलते हैं। ये जो ड्यूटेरियम है बच्चे, ये आपका हेवी हाइड्रोजन, थोड़ा सा भारी हो गया ना, मास नंबर बढ़ गया, इट इज हेवी हाइड्रोजन। बेटा क्वेश्चन आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ये वही है ट्रीशियम। ट्रीशियम इज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। और ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है इसमें और भी पूछा जा सकता है कि सर ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, क्या इमिट करता है, तो बीटा माइनस, इट एमिट्स बीटा माइनस पार्टिकल। रेडियो एक्टिव आइसोटोप ट्रीशियम जो है 1H3 जो है, जिसमें 2 न्यूट्रॉन है, वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, वो भाई साहब बीटा माइनस पार्टिकल को रिलीज करता है। सर इनर्ट गैस की सॉल्युबिलिटी एंड यूजेस नहीं हुआ बेटा, ना ही सॉल्युबिलिटी एनसीईआरटी में है और यूजेस कभी आता नहीं है, यूजेस ना पढ़े। क्लियर है? ट्रीशियम इज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप एंड इट एमिट्स बीटा माइनस पार्टिकल्स। हाँ, अब रेडियो एक्टिव तो बेटा नेचर में मिलना बहुत मुश्किल होता है। ऑल रेडियो एक्टिव्स आर वेरी रेयरली फाउंड इन एटमॉस्फेयर या नेचर। क्लियर हो गया यहां तक? तो आपका ना ऑलमोस्ट एक पैराग्राफ के लगभग क्लियर हुआ है। अब आते हैं बेटा डाई हाइड्रोजन H2 गैस पे। डाई हाइड्रोजन H2 गैस की हम बात करें, नेक्स्ट आते हैं हम डाई हाइड्रोजन H2 गैस। ठीक है ना, डाई हाइड्रोजन H2 गैस। एनसीईआरटी में बेटा आइसोटोप पहले दिया है, आइसोटोप बाद में दिया है, डाई हाइड्रोजन पहले दिया था, बट हम आइसोटोप पहले पढ़ लिए और डाई हाइड्रोजन एक साथ लाइन बना के पढ़ेंगे। सर जो H2 गैस है ना, ये यूनिवर्स में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा यही पाया जाता है, द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। ठीक है ना, इट इज मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। जो हम हाइड्रोजन को कह रहे हैं मोस्ट एबंडेंट, हाइड्रोजन एग्जिस्ट ही करता है H2 के फॉर्म में, तो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स बेटा। इनफैक्ट आपको मैं बता दूं कि यूनिवर्स का 70% बाई मास ये हाइड्रोजन ही है। 70% ऑफ टोटल मास ऑफ 70% ऑफ टोटल मास ऑफ यूनिवर्स, 70% ऑफ टोटल मास ऑफ यूनिवर्स, VERSE इज हाइड्रोजन। 70% ऑफ टोटल मास ऑफ यूनिवर्स इज हाइड्रोजन। क्लियर है क्या? रेडियो एक्टिव के बाद क्या लिखा था? रेडियो एक्टिव आइसोटोप बेटा, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, इट इमिट्स बीटा माइनस पार्टिकल। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? समझ में आया? आगे बढ़ जाते हैं। सर यहां पे 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन हो चुके हैं और यहां तक कहानी खत्म हो गई डाई हाइड्रोजन। डाई हाइड्रोजन के बाद अब यहां पे आइए कि सर अब मुझे बताओ सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? तो बेटा जुपिटर, उसमें भी हाइड्रोजन ही है। अब सोचो यूनिवर्स में इसीलिए ज्यादा, क्योंकि यूनिवर्स का जो सबसे बड़ा प्लैनेट है उसमें है, तो जुपिटर एंड सैटर्न, जुपिटर एंड सैटर्न ये जो दोनों प्लैनेट्स हैं, बोथ मेजरली कंसिस्ट ऑफ H2 गैस, बोथ मेजरली कंसिस्ट ऑफ H2 गैस। दोनों के दोनों जो है मेजरली H2 गैस की तरह H2 गैस कंसिस्ट करते हैं। अब आते हैं प्रिपरेशन ऑफ H2 में, बोथ मेजरली कंसिस्ट ऑफ H2 गैस। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? बहुत बढ़िया, अमेजिंग। अब आ जाते हैं कि सर आपने डाई हाइड्रोजन तो बता दिया, इसकी प्रिपरेशन भी बताते चलो। तो सबसे पहले अभी एक एक करके हम करते हैं प्रिपरेशन ऑफ H2। ठीक है ना? अभी हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि लैब में कैसे बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस लेबोरेटरी प्रिपरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ H2। लैब में हाइड्रोजन गैस को कैसे बनाया जाता है, तो दिस लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ H2। लेबोरेटरी में बेटा दो तरीके से बनाया जाता है लेबोरेटरी में। पहला होता है, आपने सुना है ना, मेटल प्लस एसिड हमेशा H2 गैस देता है। ये तो हमने कहां पढ़ा है बेटा? सीधा सीधा पढ़ा था ऑर्गेनिक में बहुत अच्छे से, कि मेटल प्लस एसिड, जिंक प्लस, याद है जिंक प्लस H3COOH, जिंक प्लस HCl करते थे। वही चीज हम यहां करेंगे कि बेटा लेबोरेटरी प्रिपरेशन से H2 कैसे बनाते हैं। तो रिएक्शन ऑफ ग्रैनुलेटेड जिंक। व्हाट इज ग्रैनुलेटेड जिंक? बेटा जिंक को ग्रैनुअल्स, मतलब जिंक के छोटे छोटे टुकड़े कर रखे, दैट इज ग्रैनुअल्स। ठीक है, तो ग्रैनुलेटेड जिंक विथ एसिड, एसिड मतलब हो गया बेटा आपके पास डाइल्यूट HCl। सिमिलरली आपने ये भी तो पढ़ रखा था कि चाहे मेटल एसिड से रिएक्ट करे, चाहे मेटल बेस से रिएक्ट करे, भैया देगा तो बेस H2 ही। तो यहां पे आ जाएगा रिएक्शन ऑफ ग्रैनुलेटेड जिंक विथ एक्वस बेस, विथ एक्वस अल्कली यानी कि एक्वस बेस। ग्रैनुलेटेड जिंक विद डाइल्यूट HCl, तो देखो क्या हो जाएगा, जिंक प्लस, अगर मैं इसमें 2H+ देता हूं, मतलब एसिड देता हूं, तो क्या हो जाएगा, जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया Zn+2 और साथ में बेटा H2 गैस रिलीज हो गया। कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। सिमिलरली यहां पे याद करो आप कि जिंक की आप एक्वस बेस से रिएक्शन करोगे, NaOH से रिएक्शन करोगे, तो फाइनली सोडियम जिंकेट बनता है, Na2ZnO2 प्लस H2 गैस रिलीज ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज सोडियम जिंकेट। ये आपका जो है डाई हाइड्रोजन का प्रिपरेशन हो गया। ठीक है ना? क्लियर है ना कि जिंक को अगर हम HCl से रिएक्शन करते हैं तो आपके पास ZnCl2 प्लस H2 गैस निकलता है। ठीक है ना? आप HCl लिखें या H+ लिखें, बात देखिए। अगर HCl लिखते तो ZnCl2 बन जाता, अगेन Zn+2 ही होता। और NaOH के साथ आपको याद होना चाहिए कि सुनो रेड जीन्स आलिया, ये NaOH में सॉल्युबल होते हैं। सुनो रेड जीन्स आलिया, ये NaOH में सॉल्युबल होते हैं। खट से बेटा जिंकेट बनाता है, अदर कंपाउंड बनाता है जिंकेट। अगर एल्यूमिनियम हुआ तो एल्यूमिनेट। क्लियर है? समझ में आया? क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे बढ़ जाएं।
आगे बढ़ जाते हैं बेटा आपके पास। नेक्स्ट आपके पास यहां पे Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट बनता है, सोडियम जिंक 8, सोडियम जिंकेट ये बनता है और H2 गैस का फॉर्मेशन होता है। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द डाइहाइड्रोजन, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। चलिए अब आते हैं सर, ये दो तो हो गया, आइए कॉमर्शियल प्रिपरेशन की बात करते हैं। हाइड्रोजन गैस का लेबोरेटरी प्रिपरेशन वही होता है कि एसिड दे दो मेटल पे, बेस दे दो मेटल पे। कौन सा मेटल? जिंक मेटल। कैसा जिंक मेटल? ग्रेनुलेटेड जिंक मेटल। क्यों जिंक मेटल? क्योंकि रिएक्शन अच्छा होता है, हाइड्रोजन गैस बहुत तेजी में इवॉल्व होता है। आइए लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ H2 के बाद यहां पे आते हैं कॉमर्शियल प्रिपरेशन की। भाई कॉमर्शियल प्रिपरेशन की H2 में भाई इंडस्ट्रीज में कैसे बनाते हैं? कॉमर्शियल प्रिपरेशन का मतलब जो कॉमर्शियल यूज के लिए बना हो, यानी कि इंडस्ट्रीज में बना हो। क्योंकि हाइड्रोजन गैस बेटा रॉकेट के फ्यूल में इस्तेमाल होता है। अब रॉकेट जितने बनते होंगे उस सब में जो फ्यूल होता है वो H2 गैस बनता है। H2 गैस का इंडस्ट्री में बनता होगा, बहुत महंगा होता है। आइए तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं कि H2 गैस में कॉमर्शियल प्रिपरेशन में सबसे पहला इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। चलिए आ जाते हैं। तो सर इलेक्ट्रोलाइसिस हम कर रहे हैं, कैसे करेंगे? आइए तो ये बनेगा आपके पास 2 मोल वाटर। ठीक है, अब इसकी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। ध्यान दीजिए एसिडिफाइड वाटर कहने का मतलब है उसमें एसिड है, उसमें हमने H+ का कंसंट्रेशन बढ़ा रखा है। H+ का कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या होगा बेटा? H2 गैस इवॉल्व होगा। तो यहां से H2 गैस अलग हो जाता है, O2 गैस अलग हो जाता है। जब हम H2 गैस और O2 गैस अलग अलग रिलीज हो जाता है। अगर हम एसिडिफाइड वाटर में H+ का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो H2 गैस इवॉल्व होगा, O2 गैस भी इवॉल्व हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग पीटी इलेक्ट्रोड। पीटी इलेक्ट्रोड का मतलब हो गया बेटा प्लैटिनम इलेक्ट्रोड की बात हो रही है। समझ में आया? प्लैटिनम इलेक्ट्रोड की बात हो रही है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। चलिए नेक्स्ट, अब याद करो जब मैं आपको NaOH की प्रिपरेशन पढ़ा रहा था, तो जब हम NaOH की प्रिपरेशन पढ़ा रहे थे तो वहां पे भी H2 गैस मिला था एज अ बाई प्रोडक्ट। तो लिखो यहां पे कि H2 इज ऑब्टेन्ड एज अ बाई प्रोडक्ट। जो हाइड्रोजन गैस है इज ऑब्टेन्ड एज अ बाई प्रोडक्ट, इज ऑब्टेन्ड एज अ बाई प्रोडक्ट इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन मैन्युफैक्चर ऑफ NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हम बना रहे थे, कास्टनर केल्नर सेल, ठीक है ना, इज मैन्युफैक्चर ऑफ NaOH एंड क्लोरीन गैस, यानी कि Cl2 गैस। NaOH जहां बन रहा था वहां पे क्लोरीन गैस भी था। ठीक है ना, बाय कैसे कर रहे थे? बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है ना, ब्राइन सॉल्यूशन। क्या होगा सुनिए, यहां पे गौर से समझिएगा। होना यही है कि हम क्या कर रहे हैं बेटा, Na+ एक्वस ले रहे हैं NaOH में, साथ में NaCl ले रहे हैं। मतलब ब्राइन सॉल्यूशन का हम क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रोलाइसिस इन द कास्टनर केल्नर सेल। ठीक है, क्या होगा आपके पास? Cl2 गैस याद करो हमारे पास बनता था, क्लोरीन Cl- है तो बेटा जाके बनता था एनोड पे। ठीक है ना, और यहां पे H2 गैस एज अ बाई प्रोडक्ट मिलता था, H2 गैस एज अ बाई प्रोडक्ट, और साथ में NaOH भी बनता था, NaOH भी फॉर्मेशन होता था Na+ और OH- की फॉर्म में। क्लियर हो रहा है कि जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे थे तो वहां पे भी H2 गैस इवॉल्व हो रहा है एज अ बाई प्रोडक्ट, एज अ बाई प्रोडक्ट। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं कि सर अब एनोड पे आपको रिएक्शन याद होना चाहिए, कैथोड पे एनोड कैसा है और कैथोड कैसा है। तो बेटा कैथोड और एनोड, एनोड पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज, और कैथोड कैसा होता है? तो दिस इज नेगेटिव चार्ज। कैथोड इज अ केटाइन एंड केटाइन इज अ नेगेटिवली चार्ज। एनोड पे क्या होता है? तो इट फॉर्म्स 2Cl- एक्वस। एनोड पे 2Cl- एक्वस जो है वो Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बनता है। 2Cl- एक्वस जो है वो देखोगे -1 से 0 में Cl2 गैस प्लस बन जाता है यहां पे। ठीक है ना, और उसी तरह जो हमारे पास क्या है, कैथोड है, कैथोड तो नेगेटिवली चार्ज है। जो वाटर है वो क्या करता है बेटा? H2 गैस का फॉर्मेशन कर देता है कैथोड पे। वाटर H2 गैस का फॉर्मेशन कर देता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। हमें बस इतना याद रखना है कि सर एसिडिफाइड वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो या फिर ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस हो, बनना दोनों में आपका H2 गैस ही है। क्लियर? बनना दोनों में आपका H2 गैस ही है। तो कॉमर्शियल प्रिपरेशन में दो हैं आपके पास इलेक्ट्रोलाइसिस वाले। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनोड प्लस कैथोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, देखो -1 से 0 जा रहा है, और यहां पे कैथोड पे देखो बेटा H+ से 0 में जा रहा है, दैट मींस रिडक्शन हो रहा है, कैथोड पे रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, और वहां पे है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। हाइड्रोजन बेटा मैक्स 2 लेक्चर में है, अगर आप साथ देखो तो आज ही करा देंगे। ये सब बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज बेटा थर्ड आपके पास आ जाएगा, जो थर्ड आ जाएगा वो आ जाएगा रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन। थर्ड क्या आ जाएगा? दैट विल बी रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन। रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन आ जाएगा। ठीक है, रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन और कोक एट हाई टेम्परेचर। रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन एंड कोक एट हाई टेम्परेचर क्या होगा? सिंपली देखोगे दिस विल बी CnH2n+2। ये क्या है? हाइड्रोकार्बन, एल्केन। इसमें हमने पानी डाल दिया, दैट मींस n मोल्स ऑफ वाटर डाला है। क्या हो जाएगा? निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोकार्बन को पहली बार हम पानी से रिएक्शन करा रहे हैं। आपके पास याद करो CO प्लस H2 गैस बनता है, n मोल CO एंड 2n+1 मोल H2 बनता है। ठीक है ना, n मोल CO एंड 2n+1 मोल H2 बनता है। जैसे मान लो n की वैल्यू मैंने 1 रख दी तो ये बन गया CH4, n की वैल्यू 1 मोल रख दी तो बेटा 1 मोल पानी,
निकल की प्रेजेंस में बेटा 1270 केल्विन, देखो इतना हाई टेम्परेचर है, 1000 डिग्री सेल्सियस, ऑलमोस्ट 1000 डिग्री सेल्सियस हो गया। क्या हो गया ये? CO गैस प्लस 3H2। क्या हो जाएगा? CO गैस प्लस 3H2। एन की वैल्यू 1 रखोगे, दैट मींस 3H2 गैस होगा या नहीं होगा? है ना, CO गैस प्लस 3H2। अब देखो ये जो CO प्लस H2 है, मिक्सचर ऑफ CO गैस प्लस H2 गैस, मिक्सचर ऑफ CO गैस प्लस H2 गैस, दिस इज कॉल्ड वाटर गैस। मिक्सचर ऑफ CO गैस प्लस H2 गैस, दिस इज कॉल्ड वाटर गैस। CO और H2 का जो मिक्सचर है वो बेटा वाटर गैस कहलाता है। ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंथेसिस गैस। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंथेसिस गैस। इसको हम बेटा सिंथेसिस गैस भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंथेसिस गैस, ठीक है ना। और इसको सिन गैस भी कहते हैं। सिंथेसिस गैस के ब्रैकेट में लिखना सिन गैस। क्यों? क्योंकि इससे मिथेनॉल का सिंथेसिस होता है, बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर synthesis of methanol, because it is used for synthesis of methanol and other hydrocarbons, because it is used for synthesis of methanol and other hydrocarbons, ठीक है ना। This is also called as synthesis gas because it is used for synthesis of methanol and other hydrocarbons। 3n+1 2n+1 होगा बेटा, 3n+1 नहीं 2n+1 है, एनसीईआरटी बोलो। क्लियर है? तो यहां पे आ गया आपके पास CO प्लस H2 का वाटर गैस, ठीक है ना। अगर हम एक एक मोल लेते हैं तो वाटर गैस हो गया। अगर हम यहां पे मोल्स चेंज कर देते हैं, अगर इसको 1 इसको 2 कर देते हैं, इसको 2 इसको 3 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये सिन गैस हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिंथेसिस गैस, क्योंकि इससे सिंथेसिस होता है बेटा मिथेनॉल का। बहुत बढ़िया, क्लियर हुआ। अब आते हैं बेटा, यहां पे एक टर्म आता है कोल गैसिफिकेशन। ये क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर में, कोल गैसिफिकेशन पे ये क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर में। दिस इज कोल गैसिफिकेशन। आइए कोल गैसिफिकेशन में क्या होगा? कोल गैसिफिकेशन, अब देखो, अगर कोयला है आपके पास, उससे मैं कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता हूं। सुनो, सिंपल। कोल गैसिफिकेशन इज प्रोड्यूसिंग सिन गैस फ्रॉम कोल। व्हाट इज कोल गैसिफिकेशन? कोल से कोई गैस बना रहे हैं, कौन सा गैस? सिन गैस। प्रोड्यूसिंग सिन गैस फ्रॉम कोल, प्रोड्यूसिंग सिन गैस फ्रॉम कोल, ठीक है ना, इज कॉल्ड कोल गैसिफिकेशन। प्रोड्यूसिंग सिन गैस फ्रॉम कोल इज कॉल्ड कोल गैसिफिकेशन। क्या होगा? सुनना यहां पे, जैसे हमारे पास कोक है कार्बन सॉलिड फॉर्म में, इसकी रिएक्शन अपन करेंगे वाटर गैस में, H2O गैस में, ठीक है। 1270 केल्विन पे जैसी जाएगा, क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस H2 गैस। क्या हो जाएगा? दिस इज कार्बन कोक से जब हम स्टीम पास कर रहे हैं 1270 केल्विन पे, ध्यान रखें CO प्लस H2 गैस बनता है, प्रोड्यूसिंग सिन गैस फ्रॉम कोल, दिस इज नोन एज कोल गैसिफिकेशन। कोल से गैसिफिकेशन बना रहे हैं, कौन सा गैसिफिकेशन हो रहा है? दैट इज सिन गैसिफिकेशन। प्रोड्यूसिंग सिन गैस फ्रॉम कोल। अच्छा, एक और आता है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। एक और आता है आपके पास, दिस इज वाटर गैस सिन रिएक्शन, ठीक है। साधना बेटा, वो कल हम पढ़ा रहे हैं, क्लियर है? हम कल उसको पढ़ा रहे हैं, टेंशन बिल्कुल ना लीजिए आप, है ना। आप बस पढ़ते रहिए, उसका टेंशन आप लीजिए, बाकी तो हम ही ना यहाँ पे टेंशन लेने के लिए। फटाफट से इसको लिखिए। चलो आगे आ जाओ। अब देखो नेक्स्ट आपके पास कोल गैसिफिकेशन के बाद आते हैं, और नेक्स्ट इज वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। एग्जैक्टली इसी तरह से बेटा आपके पास हाइड्रोजन चैप्टर है, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। आइए, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन होता क्या है? अब हमें H2 गैस बनाना है। अब H2 गैस बनाने में अगर हम हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, वाटर गैस आपको पता है क्या होता है? तो प्रोडक्शन ऑफ H2 इज इंक्रीज्ड। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन क्या होता है कि जो इसमें H2 गैस होता है, प्रोडक्शन ऑफ H2 गैस को बढ़ा देते हैं। प्रोडक्शन ऑफ H2 गैस इज इंक्रीज्ड by reacting CO of syn gas, by reacting CO, carbon monoxide of syn gas, by reacting carbon monoxide of syn gas with steam, by reacting carbon monoxide of syn gas with steam in presence of iron chromate catalyst, in presence of iron chromate catalyst, ठीक है ना। उसमें iron chromate catalyst, in presence of iron chromate catalyst क्या होगा? देखो यहां पे CO गैस, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन की बात करते हैं, इसमें क्या हो जाएगा? H2O। जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड में वाटर हम डालते हैं तो क्या होगा आपका? 673 केल्विन पे यूजिंग आयरन क्रोमेट में Fe2CrO4 होल थ्राइस। एक बार क्वेश्चन आया था कि वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन में कौन सा कैटलिस्ट लेते हैं, तो देखो यहां पे CO2 गैस बनता है और H2 गैस जो है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। H2 गैस जो है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अब यहां पे एक और क्वेश्चन आया, ये जो CO2 गैस होता है, दिस इज रिमूव्ड, ये CO2 गैस यहां से हटाया जाता है बाय स्क्रबिंग विथ सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन, बाय स्क्रबिंग विथ सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसको आप स्क्रब करते हैं सोडियम आर्सेनाइड, दिस इज रिमूव्ड बाय स्क्रबिंग विथ सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन।
क्लियर है? कोई बात नहीं अंचल बेटा, अब यहां ये वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन में आते हैं। प्रोडक्शन ऑफ H2 गैस को हम बढ़ाते हैं, क्यों कैसे? बाय रिएक्टिंग CO ऑफ H2 गैस विद स्टीम। ये जो सिन गैस का CO है उसको स्टीम से रिएक्शन कराओ तो यहां पे क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है वो CO2 बना लेगा और क्या हो जाएगा, जो H2 गैस है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जो H2 गैस है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन के बाद। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ H2 पे, यहां पर लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ H2 पे। चलो आ जाओ आगे बढ़ जाए। प्रोडक्शन ऑफ H2 गैस इज इंक्रीज्ड, प्रोडक्शन ऑफ H2 गैस इज इंक्रीज्ड बाय रिएक्टिंग CO ऑफ सिन गैस विद स्टीम इन प्रेजेंस ऑफ आयरन क्रोमेट कैटलिस्ट। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ H2 की बात करते हैं। आज जैसे जैसे हम हाइड्रोजन गैस पे जाते हैं तो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ H2। तो सर हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा देख लो। हमने हाइड्रोजन गैस का इंट्रोडक्शन किया था। सबसे पहले हाइड्रोजन गैस के इंट्रोडक्शन के बाद हमने आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा था, है ना। हाइड्रोजन गैस की इंट्रोडक्शन हमने कर ली, उसके बाद आइसोटोप्स ऑफ H2 के बारे में, हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा। फिर हमने डाई हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा, H2 गैस के बारे में पढ़ा। फिर हमने कॉमर्शियल प्रिपरेशन पढ़ा, मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस बेस। देन वी हैड नहीं लेबोरेटरी प्रिपरेशन पढ़ा, एसिड प्लस मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस बेस। फिर हमने क्या पढ़ा बेटा, उसके बाद कॉमर्शियल प्रिपरेशन में आ जाएगा आपके पास इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद फाइनली यू विल गेट रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन। उसके बाद कोल गैसिफिकेशन और वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, दैट्स हाउ इट इज गोइंग, कोल गैसिफिकेशन और वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। चलिए फाइनली नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ H2 गैस। फाइनली वी आर गोइंग फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ H2 गैस। आइए सबसे पहले क्या क्या हो जाएगा, दिस इज कलरलेस। प्रॉपर्टीज, हाइड्रोजन गैस नेचर में है भाई सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है, दिखता नहीं है आपको बट इट इज कलरलेस, है ना। सर इसका कोई टेस्ट है क्या, ऐसे जीव बाहर निकाल के देखो तो बेटा, ऐसे ऐसे जीव बाहर निकाल के देखा, कोई टेस्ट आया क्या? यहाँ पे हाइड्रोजन गैस अवेलेबल है, ठीक है, टेस्ट नहीं आ रहा, टेस्टलेस है। स्मेल करके देखो भाई, कोई ऑर्डर आ रहा है क्या? तो नहीं सर, स्मेल करके देखने से कोई ऑर्डरलेस नहीं, ऑर्डरलेस है तो। चलिए उसके बाद आ जाते हैं कि सर हाइड्रोजन को हमने रॉकेट फ्यूल में इस्तेमाल करते हैं, इतना ज्यादा एनर्जी वो रिलीज कर रहा है। समझ पा रहे हैं कि H2 गैस को तोड़ने पर इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है कि भाई साहब हाइड्रोजन रॉकेट फ्यूल की तरह इस्तेमाल होता है। रॉकेट में तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी होती है, तो रॉकेट फ्यूल की तरह इस्तेमाल होता है। तो दिस इज कॉम्बस्टिबल गैस। कलरलेस भी है, टेस्टलेस भी है, ऑर्डरलेस भी है, और बेटा आपके पास कंबस्टिबल गैस। अच्छा, ये पानी से हल्का है क्योंकि हाइड्रोजन गैस जब आप पानी में मिलाते हो बुलबुले की तरह बाहर निकलता है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड भी बुलबुले की तरह बाहर निकलता है। जितने भी आप पेप्सी, सोडा, कोका कोला पीते हैं सब में CO2 गैस है, उस सेम लेवल पे हाइड्रोजन गैस भी इनसोल्युबल होता है पानी में, ठीक है ना। इट इज इनसोल्युबल इन वाटर। और बुलबुला बेटा ऊपर आ रहा है, बुलबुला पानी के सरफेस पे आ जाता है, दैट मींस पानी से हल्का, डेंसिटी कम है, तो इट इज इनसोल्युबल इन वाटर एंड लाइटर देन एयर ऑल्सो। भाई हवा से हल्का होता है H2 गैस। क्लियर हो गया? समझ में आया क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं यहां पे नेक्स्ट, अब आ जाते हैं यहां पे केमिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है। अब आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज का, इनसॉल्युबल इन वाटर, फिर आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज का। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ H2 के बाद नेक्स्ट आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखिए H2 गैस में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज की चर्चा करी। H2 गैस में आइए बेटा, केमिकल इनसॉल्युबल इन वाटर एंड लाइटर देन एयर, हवा से भी हल्का होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज। भाई देखना, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, आप मुझे बता दो, फिर मैं आगे की बात करूं। भाई दोनों बहुत स्मॉल साइज है, जबरदस्त ओवरलैप हुआ होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना होगा, इसलिए इसको तोड़ना मुश्किल है। तो बहुत सबसे छोटा है ये, हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, और सबसे छोटा है तो सबसे ज्यादा ओवरलैप होगा, क्योंकि छोटा साइज अच्छा ओवरलैप करता है। सबसे ज्यादा ओवरलैप है, इसका मतलब सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। अगर सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तोड़ने में बहुत मुश्किल आएगी, इसलिए एनर्जी बहुत देना पड़ेगा। HH बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, HH बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इसलिए HH बॉन्ड का डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है, HH bond dissociation enthalpy is highest in all single bond, is highest in all single bond। HH bond की dissociation enthalpy is highest in all single, सारे single bond में HH bond की highest enthalpy है, ठीक है ना। at 2000 केल्विन आप सोचोगे तो 2000 केल्विन टेंपरेचर डाल दो, ठीक है, फ्रॉम 15 मार्च। अच्छा ऐसा है क्या, ये मेरे को भी नहीं पता यार, कौन कौन डाल रहे हैं, मत करो यार। चलो नेक्स्ट, हाँ डिसोसिएशन। अच्छा अब सोचो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ये कि 2000 केल्विन पे H2 जो है, H2 2000 केल्विन पे H2 डिसोसिएट्स ओनली 0.081%। H2 जो है सोचो इतना टेंपरेचर देने के बाद भी बेटा केवल 0.081% होता है, और 5000 केल्विन पे एट 5000 केल्विन H2 डिसोसिएट्स 95.5%। तो देखो अगर H2 को तोड़ना है तो कितना ज्यादा टेंपरेचर आपको देना पड़ेगा, 5000 केल्विन।
मतलब आप समझ रहे हो कि 4700 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 4723 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? चलिए अब देखो, इट इज रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करेगा। समझ पा रहे हो ना? 90 आपके पास 5000 केल्विन देना पड़ेगा तब जाके टूटता है, वो भी 100% नहीं टूटता है, 95% ही टूटता है। तो रूम टेम्परेचर पे इट इज ऑलमोस्ट इनर्ट। लिखोगे यहां पे रिलेटिवली इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, रिलेटिवली इनर्ट होता है रूम टेम्परेचर पे, रिलेटिवली इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। ओके, रिलेटिवली इनर्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू हाई एचएच, ड्यू टू हाई एचएच बॉन्ड एनर्जी। हाइड्रोजन का बहुत ज्यादा बॉन्ड एनर्जी है, इसलिए उस पे इनर्ट है। क्लियर है? हाँ, तो अब मान लो H2 से H बनाना है, मोलिक्यूलर हाइड्रोजन से एटॉमिक हाइड्रोजन बनाना है, तो इसका मतलब वेरी वेरी हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। हाँ, इसलिए यहां पे लिखो, सो एटॉमिक हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड। इसलिए बेटा जो एटॉमिक हाइड्रोजन होता है, तो एटॉमिक हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड एट वेरी हाई टेम्परेचर। एटॉमिक हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड एट वेरी हाई टेम्परेचर इन इलेक्ट्रिक आर्क। So atomic hydrogen is produced at very high temperature in electric arc or under UV radiation. Under UV radiation. Clear है क्या? Under UV radiation. Relatively inert at room temperature due to HH bond energy. So atomic hydrogen is produced at very high temperature in electric arc or under UV radiation. Clear है? समझ में आया? अब आते हैं यहां पे नेक्स्ट, यहां पे आ जाते हैं कि भाई जो H2 है undergoes reaction in 3 ways. H2 जो है बेटा वो अंडरगोज रिएक्शन इन 3 वेज। बताता हूं एक एक करके कि सर ये तो देखो कितना हाई टेम्परेचर का वो है, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी बहुत हाई होगा, इतना ज्यादा टेम्परेचर पे केवल इतना ही टूट पाता है, रिलेटिवली इनर्ट ड्यू टू हाई यूवी रेडिएशन। अब आ जाओ, H2 अंडरगोज रिएक्शन इन 3 वेज। H2 जो है वो एक अंडरगोज रिएक्शन इन 3 वेज। 3 तरीके से H2 जो है वो रिएक्शन करता है। पहला हो जाता है आपके पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, भाई H+ बना लेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू गिव H+ आयन। उसी तरह बेटा आपके पास हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू गिव H- आयन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू गिव H+ आयन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू गिव H- आयन। और कैसे रिएक्शन कर सकता है? तो सर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। यहां पे आ जाओ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो बेटा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इस तरह से हाइड्रोजन रिएक्शन देता है, ठीक है ना, कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करके H+Cl- बना लेगा, एक एनाइन बना के, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लेके एनाइन बना के हाइड्राइड बना सकता है, NH- बना सकता है, और दूसरा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। कोई प्रॉब्लम नहीं है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अमित इज डिसरेस्पेक्टिंग, अमित नहीं है, मैं बताऊं वो कौन है, ठीक है? दिक्कत है, मतलब अमित के साथ कोई प्रॉब्लम है, मैं ब्लॉक कर दूंगा तो वो फिर फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल पाएगा, आप समझो, उसको फ्रस्ट्रेशन निकाल ले दो। बेटा अमित लिख लो, जितना लिखना लिख लो, लेकिन उससे कुछ फर्क पड़ता है, लेकिन मुझे पता है आप वो स्टूडेंट नहीं हो, तो मैं आपको बोल के भी क्या करूं? मुझे पता है आप स्टूडेंट नहीं हो, मुझे पता है आप कौन हो, है ना? आप अपनी सैलरी के लिए इधर उधर कर रहे हो, सब मत करो यार, है ना? सिलेबस कंप्लीट करो, सैलरी लो। हमारे यहाँ बड़ा सिंपल है, हम पैसा थोड़ी रख रहे हैं, बट सिलेबस कंप्लीट करोगे तभी तो देंगे। आगे बढ़िए, चलिए नेक्स्ट। अब आ जाते हैं बच्चों यहाँ पे, नेक्स्ट हम यहाँ पे आ जाते हैं कि सर H2 अंडरगोज रिएक्शन इन 3 वेज, है ना? H2 को 3 तरीके से रिएक्शन करा सकते हैं, H+ बना के, H- बना के, और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना के। चलिए, तो सबसे पहले बेटा रिएक्शन ऑफ H2 करते हैं कि सर हमने H2 गैस तो देख ही लिया, आइए रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस H2 गैस की बात करें। बड़ी क्लियरली समझना, अगर मैं हैलोजन के साथ रिएक्शन करा रहा हूं तो क्या कैसे करेगा? विथ हैलोजन, हैलोजन के साथ रिएक्शन करा रहा हूं तो कैसे करेगा? तो सर हैलोजन के साथ रिएक्शन करके इट फॉर्म्स HX। कैसे करेगा? तो बेटा जो H2 गैस है उसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं X2 गैस से, एंड फाइनली इट विल फॉर्म ट्वाइस HX गैस। ये क्या बनाएगा? विथ हैलोजन इट फॉर्म्स हैलोजन हैलाइड, रिएक्शन ऑफ H2 विथ हैलोजन इट फॉर्म्स हैलोजन हैलाइड, H2 प्लस X2 फॉर्म्स H2 गैस। क्लियर है? समझ में आया? दिस इज रिएक्शन ऑफ H2। चलिए, हैलोजन के बाद सर यहां पे देखोगे कि सर आपको मैंने रिएक्टिविटी बता रखा है, कहां पे? ऑर्गेनिक में। X2 की रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको पता है ना कि सर F2 हो गया, फिर Cl2 हो गया, फिर Br2 हो गया, फिर I2 हो गया। तो सुनो भाई, हमने ये बहुत अच्छे से बता रखा है कि दिस इज द रिएक्टिविटी। फ्लोरीन बहुत उतावला बैठा है रिएक्शन करने के लिए, आयोडीन बहुत कम करता है रिएक्शन। फ्लोरीन रिएक्ट्स इवन इन डार्क, फ्लोरीन यहां पे लिखोगे इट रिएक्ट्स इवन इन डार्क। बेटा ये डार्क में भी रिएक्शन करता है, और जो आयोडीन है इट रिक्वायर्स कैटलिस्ट। बेटा ये डार्क में भी रिएक्शन करता है और ये कैटलिस्ट रिक्वायर करता है, इट रिक्वायर्स कैटलिस्ट। कोई क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ रहे हो? रिएक्शन ऑफ H2, रिएक्शन ऑफ H2 क्लियर है? समझ में आया? अब देखो, इट रिएक्ट्स इवन इन डार्क एंड इट रिक्वायर्स कैटलिस्ट। चलिए सर, अच्छा एक और खुद से आप लोग सोच के बताना कि सर हैलोजन वाली रिएक्शन तो हमने कई बार कर रखी है विथ ऑक्सीजन, अगर मैं बात करूं विथ ऑक्सीजन की तो क्या होगा? विथ डाइऑक्सीजन। ठीक है, विथ डाइऑक्सीजन, अगर मैं डाइऑक्सीजन से रिएक्शन करता हूं तो क्या बनेगा? विथ डाइऑक्सीजन करिए, समझ में आया? समझ में आया? क्लियर है?
अब आ जाओ यहां पे विद डाई ऑक्सीजन, आ जाओ कि सर H2 गैस जो है उसकी हम रिएक्शन कराते हैं O2 गैस से। भाई आप समझदार लोग हो, भाई H2 प्लस O2 मिलकर पानी ही पानी तो बनता है। और पहली बार मैं बता रहा हूं कि H2O2 मिलने से पानी बनता है, बट इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पानी ऐसे ही नहीं बनता है भाई। पानी कहते हैं ना कि शीतल जल में शीतलता होती है, कूल होता है, बहुत वो ठंडा होता है। पता है क्यों? क्योंकि उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सारी एनर्जी रिलीज करती है। आपको भी कूल होना है। एमएस धोनी को देखा आपने? क्रिकेटर सामने वाला अब्यूज कर रहा होता है, गालियां दे रहा होता है, बॉलर अब्यूज कर रहा होता है, गालियां दे रहा होता है, बट ही डजंट रिस्पोंडेड। ही रिस्पोंडेड बाय अ 6, ही रिस्पॉन्ड्स बाय अ 6, ही रिस्पॉन्ड्स बाय अ बाउंड्री। गेटिंग दैट? सेम यहीं पे है बेटा। कोई भी चीज ठंडा तब होता है, कूल तब होता है जब उसमें से एनर्जी निकल जाए। ठीक है, ये हाईली एक्सोथर्मिक है, एनर्जी निकल गया, इसलिए बेटा पानी ही बन गया। 2 मोल ऑफ वाटर बन गया वाटर। और वाटर भाई साहब लिक्विड होता है। अच्छा कितनी एनर्जी है? क्योंकि इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए वैल्यू भी याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। -285.9 किलो जूल पर मोल, मतलब 285 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही है। कोई प्रॉब्लम? -285.9 किलो जूल पर मोल रिलीज हो रही है डाई ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पे। अगर मैं डाई नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता हूं थर्ड में, अगर मैं भाई साहब विथ डाई नाइट्रोजन अगर मैं डाई नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता हूं तो क्या होगा? बड़ी सिंपली ये बात समझो कि 3H2 गैस जो है, अगर उसकी रिएक्शन हम N2 गैस से कराते हैं, 3H2 गैस उसकी रिएक्शन हम N2 गैस से कराते हैं, तो आपके पास ट्वाइस अमोनिया। बेटा H2 की N2 से रिएक्शन करने पे अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, और इस प्रोसेस को हम बॉर्न हैबर प्रोसेस बोलते हैं। इस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया को हम बॉर्न हैबर प्रोसेस कहते हैं। अगेन बेटा टेम्परेचर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 673 केल्विन, एट वो प्रेशर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 200 atm। कैटलिस्ट आयरन कैटलिस्ट की तरह काम करता है, यहां पे आयरन कैटलिस्ट की तरह काम करता है। यहां पे कई बार बेटा अगेन इट इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बॉर्न हैबर प्रोसेस इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, और एनर्जी रिलीज होता है। ध्यान दो, एनर्जी इज -92.6 किलो जूल। डेटा याद नहीं रखना है, बट लगभग याद रखना है कि सर अमोनिया बनने में 100 किलो जूल निकलता है। ऑलमोस्ट याद रखना है, एग्जैक्ट डेटा नहीं पूछेगा। उसी तरह आपसे वाटर बनने में कितना एनर्जी रिलीज होता है, तो लगभग 300। वाटर में 300 एनर्जी रिलीज होता है, इसमें 100 एनर्जी रिलीज होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर एक और बात अगर आपसे मैं पूछता हूं, तो देखो ये भी रिएक्शन तो पढ़ा हुआ रिएक्शन है कि अगर मैं मेटल से रिएक्शन कर दूं तो मेटल प्लस हाइड्रोजन मेटल हाइड्राइड बनाता है, H- और Na+। मेटल प्लस हाइड्रोजन मेटल हाइड्राइड बनाता है, हाइड्राइड में H- और मेटल प्लस होता है, तो विथ मेटल इट फॉर्म्स मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड। अब ये क्या होगा? अगर मैं H2 गैस को मेटल से रिएक्शन करता हूं, ट्वाइस मेटल गैस, तो क्या बनेगा? 2MH सॉलिड बन जाएगा बेटा। दोनों मेटल हाइड्राइड सॉलिड बन जाएंगे, मेटल प्लस H2 मेटल। क्लियर है? समझ में आया? समझ में आया? और कोई दिक्कत? मेटल के साथ मेटल हाइड्रोजन। अब मेटल हाइड्राइड जो बनता है बेटा H- और M+ बनता है। ठीक है ना? क्लियर है? लास्ट रिएक्शन ऑफ H2 विथ मेटल आयन एंड मेटल ऑक्साइड। अगर मैं मेटल आयन के साथ रिएक्शन करता हूं एंड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता हूं तो कैसे बनता है, आइए समझते हैं। अगर मैं मेटल आयन एंड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता हूं तो, ठीक है ना, सिंपली इट रिड्यूसेस मेटल आयन। भाई हाइड्रोजन क्या करता है? हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा। भाई हाइड्रोजन अगर किसी से जाके जुड़ रहा है, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो हाइड्रोजन जुड़ेगा। हाइड्रोजन जिससे जुड़ता है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। रिड्यूसेस मेटल आयन, मेटल आयन को बेटा रिड्यूस कर देता है। ठीक है? एंड ऑक्साइड्स ऑफ मेटल रिड्यूसेस मेटल ऑक्साइड आल्सो। रिड्यूसेस मेटल ऑक्साइड, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वहां से ऑक्सीजन चुरा लेगा, मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन चुरा लेगा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। क्लियर हो रहा है? और ये क्या है? किसको रिड्यूस करता है? विच इज लेस एक्टिव देन आयरन। मतलब समझ रहे हो? रिएक्टिविटी सीरीज में जो आयरन से नीचे हैं उनको रिड्यूस करता है। रिएक्टिविटी सीरीज में उसमें जो आयरन से लेस एक्टिव देन आयरन, जो आयरन से नीचे होता है, उसको रिड्यूस कर देता है। ठीक है? ये सारे रिएक्शंस आपने पढ़े हुए हैं, वाटर फॉर्मेशन, अमोनिया फॉर्मेशन। बस अमोनिया में ये सब टेंपरेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, कितना रिएक्शन हो रहा है, कितना मोल अमोनिया बन रहा है, कितने एनर्जी रिलीज होती है, ऑलमोस्ट एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, ये सब पूछा जाता है। आइए अब जैसे ये रिएक्शन है कि अगर मैं H2 गैस को रिएक्शन करा रहा हूं मेटल आयन से Pd+2 से, तो सर ये रिड्यूस हो जाता है, Pd सॉलिड बन जाता है बेटा। ठीक है ना? और H+ आयन में ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा ऑब्वियसली। यहां पे अगर हम मेटल आयन से करते हैं तो मेटल आयन गेट्स रिड्यूस्ड। सिमिलरली अगर मैं H2 गैस को रिएक्शन करा रहा हूं मेटल ऑक्साइड से, MXOY से, ठीक है, अगर हम H2 गैस की रिएक्शन करा रहे हैं मेटल ऑक्साइड से बेटा, तो देखो हाइड्रोजन और वाटर मिलके H2O लिक्विड बन जाएगा, और साथ में बेटा X मोल ऑफ मेटल सॉलिड बन जाएगा, और साथ में X मोल ऑफ मेटल सॉलिड बन जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? कोई समझ उसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है? तो रिड्यूसेस मेटल आयन एंड रिड्यूसेस मेटल ऑक्साइड आल्सो। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? आगे बढ़े। अब आता है लास्ट रिएक्शन ऑफ H2, जो आता है रिएक्शन ऑफ H2 गैस विद ऑर्गेनिक कंपाउंड। रिएक्शन ऑफ H2 गैस विद ऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है। आइए एक एक करके पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ H2 गैस विद ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिक्स्थ रिएक्शन, 6 ही रिएक्शन है टोटल। आइए रिएक्शन ऑफ H2 विद ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये अपने रिएक्शन ऑफ H2 विद, ये अपने एल्डिहाइड कीटोन वाले में पढ़ा हुआ है, रिएक्शन ऑफ H2 विद ऑर्गेनिक कंपाउंड। आइए एक एक करके पढ़े। सर हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल यूजिंग निकल कैटलिस्ट।
हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल यूजिंग निकल कैटलिस्ट, हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल यूजिंग निकल कैटलिस्ट गिव्स एडिबल फैट, हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल यूजिंग निकल कैटलिस्ट गिव्स एडिबल फैट। बहुत अच्छा, एडिबल फैट को देता है। और एडिबल फैट कौन कौन से हैं? मार्गरीन एंड वनस्पति घी, मार्गरीन एंड वनस्पति घी, मार्गरीन एंड वनस्पति घी। चलिए नेक्स्ट, हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलेफिन्स। यहां पे आइए, दिस विल फॉर्म हाइड्रोफॉर्माइलेशन, हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलेफिन्स गिव्स एल्डिहाइड, हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलेफिन्स गिव्स एल्डिहाइड व्हिच गिव्स अल्कोहल ऑन रिडक्शन, अल्कोहल ऑन रिडक्शन। सुनो क्या मतलब है इसका। ओलेफिन्स का मतलब होता है सर कि अगर हम क्या करते हैं उसमें, ओलेफिन्स का मतलब होता है डबल बॉन्ड, है ना, एल्कीन्स। अगर हम हाइड्रोफॉर्माइलेशन कर रहे हैं मतलब CHO ग्रुप लगा रहे हैं तो इट फॉर्म्स एल्डिहाइड, R CH2 CH2 CHO, ये फॉर्माइलेशन हो गया। हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलेफिन्स फॉर्म्स एल्डिहाइड। इसको आप रिड्यूस करो, R CH2 CH2 CHO, जैसे ही बेटा आप इसको रिड्यूस करोगे फाइनली इट फॉर्म्स अल्कोहल, R CH2 CH2 CH2OH। तो हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलेफिन्स, देखो CO प्लस H2 गैस, वाटर गैस अगर आप डालते हो एल्कीन में तो एल्डिहाइड बनता है। अगर एल्डिहाइड को वापस H2 देते हो तो ऑब्वियसली वो अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलेफिन्स गिव्स एल्डिहाइड व्हिच गिव्स अल्कोहल ऑन रिडक्शन। क्लियर हुआ, व्हिच गिव्स अल्कोहल ऑन रिडक्शन। क्लियर है। चलिए अब आ जाते हैं आपके पास, सर यूजेस आता नहीं है हाइड्रोजन का, यूजेस नहीं आएगा आपके किसी भी उसका ना, यूजेस नहीं पूछे जाते। ठीक है, अब देखो हाइड्राइड की बात करते हैं, ठीक है ना, हाइड्राइड की बात करते हैं। कितने घंटे की क्लास हो गई बॉस? 1 घंटे की क्लास हो गई ना। हाँ, हाइड्राइड की बात हम करते हैं। हाइड्राइड 3 तरीके के हाइड्राइड्स हैं, हाइड्राइड वाटर और हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर। बेसिकली वही है, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर, ये एक बड़ा टॉपिक, और H2O2। हाइड्राइड वाटर, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर और H2O2, ये 4 टॉपिक है। हाइड्राइड वाटर, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर और H2O2, मतलब हाइड्राइड, आइस, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर और H2O2, 4 टॉपिक इसमें और हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में हम उसको पढ़ेंगे और प्रोबेबली आज ही होगी नेक्स्ट क्लास। क्या हम नेक्स्ट क्लास को थोड़ा मैं गैप लेके पढ़ाता हूं, तो क्या हम नेक्स्ट क्लास को कितने बजे रखें? 7 बजे रख दें या 8 बजे रख दें या 9 बजे रख दें, जिसमें हम एटलीस्ट हाइड्राइड और वाटर को कवर कर दें। ठीक है, समझ में आया यहां तक? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, समझ में आया? 8 बजे या 9 बजे, कितने बजे लूं? 7 या 8 या 9 आपके ऊपर है। 7 8 और 9, 9 7 9 7 7 9। एक काम करते हैं ना, लास्ट क्लास ले लेते हैं, 9 बजे कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास ले लेते हैं, 9 बजे कर लेते हैं, और फिर मैं हाइड्रोजन आपका आज और कल में फिनिश ही हो जाएगा, है ना, पढ़ा देता हूं। हाइड्रोजन फिनिश हो जाएगा, बहुत बहुत कम ही है, बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, तब तक मैं आपको टेलीग्राम पे वो दे देता हूं, और तब तक मैं काम करता हूं, प्लानर बना लेता हूं आपका, ताकि आपको रिग्रेस पढ़ाया जाए, है ना। 7 करना है, बोलो आप लोग। 9 10 7, ऋषिकेश चाहते हैं 7 बजे, चलो 9 बजे रखते हैं, थोड़ा एंड पे रखते हैं, तब तक मैं प्लानर आपका बना देता हूं। ठीक है, रिवीजन भी कर लो आप लोग, तब तक आपको प्लानर बनाता हूं, टेस्ट वेस्ट का प्लानर आपको देता हूं। चलो बाय, थैंक यू। 9 बजे, 9 बजे कोई कैंसिल नहीं होगा आज ये बेटा, 9 बजे। नोट्स टेलीग्राम पे डाल देता हूं, और बताओ, नोट्स टेलीग्राम पे डाल देता हूं।